तो मैंने गप्पू को बता तेरी शादी खुलेगा काम तो तब मैंने इतना तो टेंशन मत कर। अपना तो क्या ऐसा है ना, अभी अपने हिंदू टेबल को जानते हैं, अपने जाएंगे तुरंत। અત્યારે પ્રાચી ખીચું વઘારે છે, લેતો તમે શું વઘારે? ખીચું વઘારે છે ના, સવારે ટામેટું ખાઈ લીધું મેં, તો કાલે ઉપવાસ કરવો પડે. આ તો બહુ મોટું પોટલે પોટલા બંધાયા હતા. शहजाद भाई, यस सर. Bhavdeep sir, Shahzad bhai, can you switch off cameras of all the participants? Yes sir, just a second. Done, Bishan sir.
Good evening all. Now we are playing ICI motto song. I request all the participants to put their right hand on their heart. येष सुप्तेषु जागृति येष सुप्तेषु जागृति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्द्वैता 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 एतद्द्वैता. Friends, as time is difficult, it is unprecedented situation, and we also are having unprecedented chairman of our branch. I request Chairman C.A. Fenil Shah to give his opening remarks. Thank you. Thank you, Vishen bhai, for giving a wonderful start. सबसे पहले तो अहमदाबाद ब्रांच ऑफ WIRC के बिहाफ पे मैं डॉक्टर भवदीप गणत्रा सर का हार्दिक स्वागत करता हूं कि उनके इतनी बिजी स्केड्यूल और अभी जो ये कोविड-19 का पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है उसमें उनकी जो ड्यूटी है उसके साथ साथ उन्होंने हमारा इनविटेशन को एक्सेप्ट किया एंड इज रेडी टू एड्रेस अस टुडे. एंड जैसे हमारी बात हुई थी वो हमें आज आयुर्वेदा, जैसे हम आयुर्वेदा नॉर्मली जब सुनते तो हमें लगता है आयुर्वेदा को हम हमारी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर पाए, पर भवदीप सर डे टू डे लाइफ में एकदम इजीली कैसे हम रूटीन बना सकते हैं आयुर्वेदा को हमारी लाइफस्टाइल में, उसके ऊपर आज फोकस करने वाले हैं. एंड अभी थोड़ी देर में विशन भाई आपको जब भवदीप सर का इंट्रोडक्शन देंगे तो आपको पता चलेगा हाउ बिग पर्सनालिटी ही इज टुडे एंड ही इज हियर टू गाइड ऑल ऑफ अस. सो भवदीप सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये इनविटेशन को एक्सेप्ट किया एंड यू केम हियर. I'm really glad to have your invitation, CA Mr. Fenil Shah. Thank you for inviting me. Thank you, sir. It's a pleasure, sir. Friends, जब से लॉकडाउन हुआ तो पहले हम सोच रहे थे कि कैसे हम आपको सर्व करें, पर फिर मैं और विशन एक बार बैठे थे तो हमने सोचा कि सब कुछ हो सकता है, तो इतने सारे वेबिनार्स किए, वर्चुअल क्विज किया, क्रिकेट भी किया, राइट, वर्चुअल नवरात्रि भी सेलिब्रेट की, वर्चुअली दिवाली सेलिब्रेशन भी किया, सब कुछ किया. पर एक चीज जो मिस हो रही थी वो था कि हम सब लोग हेल्थ के प्रति जागृत थे या नहीं थे, और ये सिचुएशन ने हमें बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ हो तो दैट इज आवर हेल्थ. एंड देन हाउ वी डिसाइडेड दैट लेट्स कम अप विद अ सीरीज ऑफ सेशंस. सो आज का ये पहला सेशन है. हमने बहुत और भी डॉक्टर्स को इनवाइट किया है. कोई हमें हमारे डेंटल केयर को कैसे लेना चाहिए उसके बारे में बात करेगा नेक्स्ट संडे. फिर हमें कैसे हमारे हार्ट का ध्यान रखना चाहिए. फिर एक सेशन हमने रखा है जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट आने वाले और वो हमें कहने वाले कि कैसे हम हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ 5 मिनट की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे न्यूरो प्रॉब्लम्स ना हो, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द थिंग व्हिच वी अवॉइड इन लाइफ. एंड वो जब एक मेजर सिम्टम बन जाता है तब हमें ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है. कैसे फिर हम एक सेशन रखने वाले कि कैसे हम डे टू डे लाइफ में हमारी ऑफिस में जब बैठे हैं चेयर के ऊपर तो हम कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, चेयर योगा जैसा हम कह सकते हैं, जिससे हम हमारे हेल्थ को मेंटेन कर पाए, हमारे फिजिक को मेंटेन कर पाए. तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हर संडे हेल्थ के सेशंस हो गए एंड ऑलमोस्ट संडेज भवदीप सर भी अगर ज्वाइन कर पाएंगे तो वो भी हमें एवरी संडे थोड़ी थोड़ी और टिप्स ऐड करते जाएंगे और कैसे हम हमारी लाइफ को और सिंप्लीफाई बना सकते हैं उसके ऊपर हम ये कुछ 5-7 संडे के सेशंस आपके लिए अरेंज किए. आज आप आए हो, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अब से जब भी आपको ऐसे SMS मिले, आपको फोटोग्राफ्स मिले सेशन के, तो आप जितने भी ग्रुप्स में हो, और जरूरी नहीं कि सीए अटेंड करें, आप दूसरे भी ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो एंड भौतिक भाई अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर सकते हैं और हम भी
इस तरीके से हमारे ये प्रोग्राम्स के बारे में शेयरिंग्स करके लोगों को इनवाइट करके जितनों को ज्यादा इसका बेनिफिट दे पाए वो हम देने का प्रयास करें. So again, I thank Bishan Bhai also for managing all these things in a so perfect manner and to take the session. Thank you. So thank you, Bhavdeep Bhai, for accepting invitation, and Fanil Bhai, so visionary chairman, and we are fortunate that you are with us, so we can arrange such type of programs in these difficult times. હવે હું જો ભવદીપ સર માટે વાત કરું તો મને કોરોના થયો એવા સમાચાર મળે અને આપણને એકદમ જે ધ્રાસકો પડે અથવા તો ભયની લાગણી અનુભવાય અને એમ ખબર પડે કે ભવદીપ ભાઈની એક દવા છે આપણી જોડે અને ભવદીપ ભાઈ આપણી જોડે છે તો કેટલો બધો ફરક પડી જાય છે. એની જો જાગતી મિસાલ હોઉં તો હું છું કે મને કોરોનામાં બી કોરોના થયા વખતે પણ અને એ પછી પણ હવે કોઈ એવો ફરક લાગતો નથી. અને ભવદીપભાઈ દર રવિવારે અમે આમ દર કોઈ મંદિરે જતા હોઈએ અને ભગવાનના દર્શન મૂર્તિના કરતા હોઈએ. હવે એવું થાય છે કે દર રવિવારે કે કોઈ અમુક ચોક્કસ દિવસે તમારા જેવા ભગવાન જે ડોક્ટરો છે અત્યારે જે અમને બધાને સંભાળી રહ્યા છે એમના જો દર્શન કરી લઈએ તો પેલા મંદિરે જવાની ખરેખર જરૂર આમ નથી. એવું નથી કહેતો કે હું નાસ્તિક છું, પણ આ જીવતા જાગતા જે ભગવાનો છે આપણી આજુબાજુ એમના બી દર્શન કરવા જરૂરી છે. ભવદીપભાઈ, હવે હું બીજું તો આગળ કંઈ બોલતો નથી. ભવદીપભાઈ આયુર્વેદિકના ડોક્ટર અને તમે જે તમારા સ્કિલ્સ જે છે જેમાં તમે આયુર્વેદિકના ડોક્ટર તો ખરા જ, જોડે જોડે યોગા ટીચર બી છો અને બીજું ઘણું બધું. પણ મને એવું લાગે છે કે જો તમે જ એ બધાને જણાવો પાર્ટિસિપન્ટ્સને, ઇફ યુ ઇન્ફોર્મ ઇન યોર ટોક, that is much more better than I explain something which I guess may not be in medical parlance, but sir, it is in general parlance, and it's better you explain everything so far as the medicine is concerned. I have shared my experience, sir, and it's amazing. Thank you so much for coming here, and the floor is yours, sir. Yes, thank you, Bishan Bhai, thank you so much for inviting me. અને यहाँ पे उपस्थित सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके फैमिली मेंबर्स और उन सब के कॉन्टैक्ट्स का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ. फैनिल शाह और बिशन जी का ये जो विजन है कि हेल्थ को प्रायोरिटी में, वेलनेस को प्रायोरिटी में रखना और उसे लेकर के ये सीरीज का, वर्चुअल सीरीज का आयोजन करना, ये सच में एक महत्वपूर्ण कदम है और इट इज द नीड ऑफ द आवर. इस समय की मांग है कि अभी हेल्थ और वेलनेस को प्रायोरिटी में रखा जाए. बिशन भाई ने जो बात कही मंदिर की, भगवान की, तो एक उसी से मैं आज की बात की शुरुआत करता हूँ कि एक इंसान जो भगवान में बहुत बिलीव करता था और उनकी पूजा अर्चना करता था और वहां पे जाके मंदिर पे माथा टेकता था, उसने भगवान से तपस्या की और बोला कि मैं हर रविवार आपके मंदिर आऊंगा और आप मेरी मन्नत आप पूरी कर दीजिए. ऐसा उसने पूरे 1 साल तक किया. फिर भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होके भगवान ने बोला कि बोलो वत्स क्या चाहिए. उसने बोला कि मुझे 7 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए. भगवान ने बोला तथास्तु, क्योंकि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो फिर वो एलिजिबिलिटी कंफर्म होने के बाद ही प्रसन्न होते हैं कि उसके बाद जो मांगेंगे वो उन्हें दे दिया जाएगा. तो वो जो भक्त था, वत्स था, वो 1 साल से तपस्या कर रहा था. सो ही वाज एलिजिबल टू रिसीव दी बून. उन्हें वरदान मिलने के लिए वो एलिजिबल थे. फिर 3-4 महीने हो गए लेकिन कुछ लॉटरी वॉटरी लगी नहीं. तो वो फिर से मंदिर में गया और फिर से तपस्या शुरू कर दी और भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और 1 साल लगा. 1 साल बाद भगवान फिर से प्रसन्न हो गए. तो बोला कि बोलो क्या वरदान चाहिए. उसने बोला कि भगवान
आप नए वरदान की बात कर रहे हो, पुराना वरदान जो आपने दिया था, योर प्रीवियस एंड दैट इज नॉट फुलफिल्ड। तो भगवान ने बोला, अच्छा ऐसा हो नहीं सकता, आज तक ऐसा हुआ नहीं है, क्या था तुम्हारा वरदान जरा बताओ। मैं तो दिन में मतलब 24 घंटे वरदान देते रहता हूँ। तो बोला कि मैंने बोला था कि मुझे 7 करोड़ की लॉटरी लग जाए। भगवान ने बोला, हाँ मैंने अरेंज कर दिया था, तूने लॉटरी का टिकट खरीदा। वत्स ने बोला कि अरे मुझे टिकट भी खरीदना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी जो चेहरे पे मुस्कान लाती है, लेकिन ये बहुत ही गहरा संदेश हमें दे जाती है कि जब वरदान मिल जाता है, लेकिन इसके लिए जो हमें करना होता है वो हमें करना ही होता है। टिकट खरीदेंगे फिर तो जाके लॉटरी लगने का जो आशीर्वाद है वही तथास्तु तभी साकार होगा। उसके लिए जो पुरुषार्थ करना है वो तो करना पड़ेगा। तो WIRC ऑफ ICI, वेस्टर्न इंडियन रीजन काउंसिल ऑफ ICI ने चेयरमैन मिस्टर फैनिल शाह और सेक्रेटरी किशन शाह और आपकी पूरी टीम ने ये एक वरदान के तौर पे आपने सभी मेंबर्स के लिए अरेंजमेंट कर दी। और यहाँ से हम आज आयुर्वेद के विजडम को शेयर भी करेंगे। लेकिन ये सुनने से आपका आधा काम खत्म हो जाएगा, बाकी का आधा काम इसके ऊपर आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। सो दिस इज माय हम्बल सबमिशन टू ऑल द ऑगस्टोरियन कि आप चीजों को उस तरह से सुने और समझें और वहां तक आपका विजन ले जाए कि यहाँ पे आज जो भी डिस्कस होगा उसे आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो थॉट तक आप आज के सारे डिस्कशंस को लेके जाइएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी मेहनत WIRC की टीम ने जो की है वो सच में परिणाम देने लायक हो जाएगी। ओके, सो आयुर्वेद और आपकी हेल्थ, आपके परिवार की हेल्थ, और इसके बारे में आज मैं जो भी बताने जा रहा हूँ आपको, वो सीधा टेक होम वाला होगा, टू एक्ट अपॉन वाला होगा। इसे आप सीधा अपने घर पे इम्प्लीमेंट करने लेवल तक ले जा सकते हैं। ऐसी ही बातें मैं आज से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो कुछ फंडामेंटल्स को हमें एक्सेप्ट करना होता है, उसके बाद आगे का पूरा कंसेप्ट हम समझ सकते हैं। और जब कंसेप्ट समझ लेंगे तो फिर इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे अगर आपको अंग्रेजी में कुछ काम करना है तो आपको ABCD को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक लाइन ऐसे होगी, दूसरी लाइन ऐसे होगी और बीच में एक लाइन आएगी। सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज एन अल्फाबेट A। इसके ऊपर आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। अगर ये Z ऐसे 3 लाइन ऐसे करेंगे तो वो Z हो जाएगा, बट 3 लाइन ऐसे करेंगे तो A हो जाएगा। और इसका लॉजिक क्या है? देखो भैया, ABCD में लॉजिक नहीं यूज करना है। ABCD के फिर वर्ड्स बनाने के लिए ग्रामर का लॉजिक आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आयुर्वेद की मदद से जब हम पूरे परिवार की वेलनेस को अश्योर करना चाहते हैं तो हमें आयुर्वेद के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को एक्सेप्ट करना होगा, राइट? तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने की शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, 3 चीजों के ऊपर फोकस करने से आपकी और आपके परिवार की हेल्थ और वेलनेस एश्योर हो जाएगी, राइट? 3 चीजों के ऊपर। नंबर 1 है आपका सबसे पसंदीदा डाइट, रेसिपीज, खाना, भोजन, आहार, उसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स है। जैसे ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, आपको पता होगा कि टैक्सेशन। तो व्हाट इज टैक्सेशन? भैया टैक्सेशन तो बहुत तरीके का होता है। तो उस एक पर्टिकुलर टैक्सेशन के फिर अलग अलग नॉर्म्स भी होते हैं, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उसके कुछ लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं। बट टैक्स एक वर्ड है। इसी तरह से डाइट, आहार एक वर्ड है, बट उससे एसोसिएटेड उसकी पेरिफेरी में बहुत सारे कंसेप्ट है। उन सबको हम समझ लेंगे तो डाइट वाला पार्ट आपको हेल्दी रखने के लिए आपके पास आ जाएगा। सेकंड इज रेस्ट, आराम, निद्रा, स्लीप। सो दूसरा पार्ट रहेगा निद्रा का। और तीसरा पार्ट है आनंद, मतलब खुश रहना। और खुश रहने के लिए कोई भी वजह नहीं चाहिए, राइट? कैसे खुश रहा जा सकता है वो हम आज समझेंगे। तो 3 चीजों पे आज हमारा फोकस रहेगा, डाइट, स्लीप और हैप्पीनेस, खुश रहना। लेट अस बिगिन विद डाइट। तो देखिए, खाना सबको पसंद है। खाने में 2 चीजें होती है। नंबर 1, व्हाट यू ईट, मतलब आप जो सिलेक्ट करते हैं ना कि मुझे क्या खाना है,
ज्यादातर लोग हेल्दी खाना प्रेफर करते हैं, विच इज वेरी वाइज चॉइस। ये सबसे महत्वपूर्ण चॉइस आपके, आप हेल्दी खाना चूज करते हैं, बट दैट इज द हाफ पार्ट ऑफ इट। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, खाना जब आपकी प्लेट में होता है तब उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको पता है कि इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना मिनरल्स है, वगैरह वगैरह। दैट इज व्हाट इज देयर इन द फूड। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, जब वो हमारे शरीर में जाता है तब उस फूड के अंदर जो एलिमेंट्स है वो हमारा बॉडी डाइजेस्ट करे, मेटाबोलाइज करे और उसको यूटिलाइज करे, और उसे कहां तक लेके जाए? इम्यूनिटी तक। डाइट के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है उसे डिराइव करके, उसे प्रोसेस करके इम्यूनिटी उसे यूज कर पाए, वहां तक उसको लेके जाना। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो उसका सबसे आखिरी पार्ट है बट वो सबसे महत्वपूर्ण है, जब उसका यूज हो जाए, यूज हो जाने के बाद उसका जो वेस्ट मटेरियल क्रिएट होगा वो बॉडी से अच्छे से एलिमिनेट भी हो जाए। तो ये है पूरा कंसेप्ट डाइट का, आहार का, भोजन का। अब इसे समझने के लिए हमें एक टर्मिनोलॉजी जो हम सब जानते हैं, आपने बहुत बार इसे सुना भी होगा और आपके परिवार में बहुत सारे लोग इसे प्रयोग में भी लाते होंगे। द टर्म इज नोन एज जठराग्नि। दोस्तों, ये जठराग्नि जो शब्द है वो आपकी डाइट रिलेटेड सारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करने के सारे क्लूज उसके पास है, जठराग्नि। और वैसे ही आप सबको पता होगा कि हम जो जीवित है, द ह्यूमन इज अलाइव, हम इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो ऑनलाइन है, हमारे लाइफ में नोटिफिकेशंस आते हैं, मतलब हमारा सिम कार्ड अभी चल रहा है, वी आर लाइव, ओके। तो ये क्यों है? वो है अग्नि की वजह से। तो आपने बहुत बार सुना है किसी की जब मृत्यु हो जाती है, एट द टाइम ऑफ डेथ, कहा जाता है कि इनका शरीर ठंडा पड़ गया। मतलब जब वो जिंदा थे तब उनका शरीर, उसके शरीर में ऊष्मा थी, गर्माहट थी, वो ठंडी हो गई, मतलब अग्नि शांत हो गया। अग्नि शांत होता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। और उस अग्नि का एक स्वरूप जो डाइट से रिलेट करता है उसे कहते हैं जठराग्नि। ओके, तो जठराग्नि को समझना वैसे बहुत आसान है। देखिए, आप सभी ने यज्ञ किया है, राइट? आपने जब अपना नए घर पे आपने प्रवेश किया होगा, गृह प्रवेश, तो वहां पे वास्तु पूजन का यज्ञ होता है। जिन्होंने विवाह संस्कार किए हुए हैं, दोज हु आर मैरिड, उन्होंने विवाह संस्कार के समय भी यज्ञ किया होगा। और ऐसे अलग अलग सिचुएशंस पे हम यज्ञ करते हैं। तो अग्नि जो है वो यज्ञ के स्वरूप में उसे समझ लीजिए। जैसे बाहर का यज्ञ होता है वैसे ही शरीर के अंदर एक यज्ञ चल रहा, उसे जठराग्नि का स्वरूप हम मानते हैं। बाहर के यज्ञ में जो आहुति डाली जाती है वो कैसे डाली जाती है? धीरे धीरे, बारी बारी, राइट? और वो आहुति अग्नि में पक्व होती है, और उस अग्नि में, उस यज्ञ में बीच बीच में आप क्या ऐड करते हैं? वो चम्मच से, वो लंबे वाले लकड़े के चम्मच से, याद आया? एग्जैक्टली, वो होता है घी। और वो घी कौन सा होता है? आपको पंडित जी बताते हैं कि आपको घी लाना है तो कौन सा लाना पड़ेगा? वेरी गुड, गाय का घी लाना पड़ेगा। और प्रिसाइजली अगर बोलेंगे तो भारतीय देसी गाय जो है उसी का घी आपको लाना पड़ेगा यज्ञ करने के लिए, क्योंकि यज्ञ एक पवित्र विधि है। जैसे हमारे शरीर में जठराग्नि का यज्ञ जब प्रज्वलित होता है तब हमें भूख लगती है, राइट? तो जब हम जो भी कुछ खाना खाते हैं, हमें मेक श्योर करना है कि हमारे खाने में भारतीय देसी गाय का घी अवश्य होना चाहिए। ये कैसे मैनेज करना है, ये उसके बहुत सारे तरीके हैं। गूगल आपके पास है, मैं भी आपके पास हूँ, हम इसको डिस्कस करेंगे। बट गाय का घी आपके हर एक मील में, ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में होना आवश्यक है। क्योंकि जैसे आप यज्ञ में घी डालते हो और यज्ञ प्रज्वलित होता है और जो आहुति उसमें डालेंगे उसे वो पक्व कर लेता है। इसी तरह जब आपके खाने में घी रहेगा, वो आपके डाइट में से एनर्जी को डिराइव करना और इम्यूनिटी तक कन्वर्ट करने में वो आपको पूरी की पूरी हेल्प करेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो शरीर के अंदर जो जठराग्नि, जो अग्नि का काम करता है। हम जो भी खाना खाते हैं, दोस्तों आपके घर में जो बुजुर्ग लोग होंगे, आपके बड़े लोग जो होंगे, वो हमेशा आपको कहेंगे कि गर्म खाना खाना आपके लिए सेहतमंद है, राइट? ये सजेशन हर एक परिवार में, हर एक कल्चर में होता ही है। और उसमें भी अगर भगवान को प्रसाद धराना हो, भगवान को अगर प्रसाद लगाना हो,
तो वो तो ताजा गर्म आहार ही चाहिए। तो अभी आप कंसेप्ट को और ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं। जब हम खाना हमारे किचन में कुक करते हैं, पकाते हैं, तो गैस ऑन करते हैं, तो उसमें से क्या एक्टिवेट होता है? अग्नि। वेरी गुड। वो जो अग्नि आपके दाल को, चावल को, सब्जी को, रोटी को, वो अग्नि उसके कांटेक्ट में आता है। तो वो आपके स्टव का अग्नि आपके डाइट में मिक्स हो गया। फिर जब आप उसे लेंगे और अंदर के जठराग्नि में जब वो कनेक्ट होगा, तो क्या होगा? बाहर ही ऑलरेडी आपने किचन में 90% अग्नि का काम वहां पे ही खत्म कर दिया है। तो बॉडी को कम से कम एफर्ट करने पड़ेंगे आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। और वो खाना जात में घी भी होगा तो वो अग्नि को भी प्रज्वलित करेगा, और 90% डाइजेशन का काम तो आपने स्टव के ऊपर कर लिया है। तो दोस्तों, कंक्लूजन यहाँ पे ये आ रहा है कि गरम खाना खाएं, और भारतीय देसी गाय के घी वाला खाना अगर आप खाएंगे, तो आपका जठराग्नि आपकी इम्यूनिटी को वो सारे न्यूट्रिशन पहुंचा देगा जिसकी उसे जरूरत है आपको हेल्दी और वेलनेस रखने के लिए। और तीसरा, इसका जो आहार से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, वो बहुत ही कठिन मालूम होता है। वैसे आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ लोगों को चैलेंज आती है। दैट इज द मैटर ऑफ क्वांटिटी। कितना खाना खाना चाहिए? खाना उतना खाना चाहिए जितना आपके सिस्टम में बर्डन क्रिएट ना हो। जैसे आपके घर में किचन में जो मिक्सचर ग्राइंडर होता है, उसका जो वेसल होता है, उसे ग्राइंड करने से पहले आप पूरा भरते हैं या थोड़ी जगह उसमें बाकी छोड़ते हैं? क्यों बाकी छोड़ते हैं? क्योंकि जब वो ग्राइंड होगा तो घूमने के लिए स्पेस चाहिए। उसी तरह से आप फूड उतना कंज्यूम करें कि आप थोड़ा और ज्यादा जब खा सकते हो, तभी आप स्टॉप कर दीजिए। तो 25% डाइट आपको रिड्यूस करना है जो आपके फुल स्टमक से कंपेयर में, तो वो खाना आपका 100% डाइजेस्ट होगा। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, लेथार्जी की प्रॉब्लम, लेजीनेस की प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्वांटिटी रिड्यूस करने से अपने आप सॉल्यूशन उसका आ जाता है। तो दोस्तों, डाइट के रिलेटेड हमने ये जो बातें समझी, उसे आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कब से? आज से। और एक बात, जब आप यज्ञ प्रज्वलित होता है तभी उसमें आहुति डाल सकते हैं। तो जब आपको भूख लगे तो ही खाना खाना है, जब भूख नहीं लगी तो खाना नहीं खाना है। इतना सा ख्याल आप कर लेंगे तो डाइट वाला पार्ट, मतलब आपकी 33% हेल्थ एंड वेलनेस की सीक्रेट की फॉर्मूला अब आपके पास आ चुकी है। आपको सिर्फ उस पे इम्प्लीमेंट करना है। जैसे आपको टिकट खरीदना बाकी रह गया था, ऐसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, राइट? सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द स्लीप, निद्रा, रात की नींद। दोस्तों, यहाँ पे बहुत बार कंसल्टिंग में जब पेशेंट आते हैं और जब बोलते हैं कि हम पूछते हैं कि आप कितने आवर्स की नींद लेते हैं, तो बोलते हैं कि 8 घंटे नींद हो जाती है। इट्स वेरी गुड, दैट इज एसेंशियल पार्ट। 1/3 स्लीप इज वेरी एसेंशियल फॉर कॉमन पीपल। मतलब जो योगी महात्मा होते हैं वो 4 घंटे में, 2 घंटे में भी नींद पूरी कर सकते हैं। बट दोज हु आर लिविंग सोशल लाइफ, प्रोफेशनल सोशल एक्टिविटी जिनकी चल रही होती है, उनके लिए 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। देन इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट इज द टाइम। कौन से समय पे आप सोते हैं? वो बोले नहीं, वो तो रात को 1-2 बजे सो जाते हैं और सुबह 9-10 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि नाइट शिफ्ट है, यूएसए के क्लाइंट है, तो थोड़ा लेट नाइट जगना होता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉर्मूला स्किप हो जाता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कार रेसिंग देखा है दोस्तों? वो जो एकदम जमीन से सटी हुई कार आती है, फॉर्मूला 1 रेसिंग जिसे कहते हैं, राइट? बहुत तेज गति से वो गाड़ी दौड़ती है, कुछ चक्कर लगाती है, और फिर कुछ लैप के बाद वो वहां पे एक जगह पे रुकती है। वो क्या होता है? वो होता है उसका मेंटेनेंस पॉइंट। जैसे ही वो गाड़ी वहां पे रुकती है, उसके नीचे जैक लगा के उसको अप किया जाता है, और एक पूरी क्रू, मेंटेनेंस क्रू, उसके सारे नट बोल्ट चेक करती है, उसके मशीनरीज में ऑयलिंग करती है, वहां पे कुछ कचरा भर गया हो तो उसे साफ करती है, और जितने राउंड्स करने के बाद उसके मशीनरी में, मैकेनिज्म में जो भी वेयर एंड टेयर हुआ है, उसको रिपेयर करके, उसको रिफिल करके, और अच्छा परफॉर्मेंस, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए उसको प्रिपेयर कर देती। यही सिस्टम हमारे लाइफ में भी लागू होता है।
तो हमारा जो मेंटेनेंस एरिया है ना, वो क्या है? दैट इज नाइट। रात को सूर्यास्त होने के 3 घंटे बाद हमें सो जाना चाहिए। वहां से कॉस्मिक एनर्जी का मेंटेनेंस क्रू एक्टिवेट हो जाता है, राइट? वहां पे आपको गाड़ी रोकनी जरूरी है। आप मेंटेनेंस पॉइंट के अगल बगल में चक्कर लगाते रहेंगे गाड़ी का, तो वो मेंटेनेंस क्रू कैपेबल होने के बावजूद गाड़ी को मेंटेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो फंक्शनिंग है। कुछ मेंटेनेंस फंक्शनिंग में नहीं हो सकते। उसी तरह बॉडी के अंदर पूरे दिन में जो भी वेयर एंड टेयर होता है, उसका रिपेयर सिर्फ और सिर्फ स्लीपिंग मोड में होता है। गाड़ी स्टॉप करनी पड़ती है, आंखें बंद करके सोना पड़ता है, और मेंटेनेंस क्रू के स्पॉट पे होती है। मतलब व्हाट इज द टाइम? एट नाइट। अगर मान लीजिए 7 बजे सूर्यास्त होता है, 7 बजे के 3 घंटे बाद 10 बजे तक आपने सो जाना चाहिए। तब जाके आपकी पूरी रात की नींद के दौरान, पूरे दिन में आपने जो भी एक्टिविटीज की, जो भी एनर्जी यूटिलाइज की, और एनर्जी यूटिलाइज होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल क्रिएट हुआ होगा आपके बॉडी के हर एक छोटे छोटे कोने में, टिश्यू लेवल पे, वो सारा कंसोलिडेटेड होते होते, हर एक चैनल से होते होते वो एक जगह पे जमा हो जाता है। और फिर उसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए जब सुबह होती है, जैसे रात की ठंड से पूरा बॉडी का सिचुएशन पूरा श्रिंक होता है, सुबह सूर्योदय के बाद गर्मी की वजह से उसमें एक्सपांशन आता है, बॉडी के सारे चैनल्स प्रॉपर्ली ओपनड अप हो जाता है, तो पूरे बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल प्रोसेस होके, डीप टिश्यू का डिटॉक्स होके, फिर वो बॉडी से एलिमिनेट होने के लिए यूरिन के द्वारा, स्टूल के द्वारा, एक्सपीरेशन के द्वारा, पसीने के द्वारा बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाता है। अच्छी नींद 6 से 8 घंटे की नींद, और वो भी रात की नींद। यहीं पे इम्यूनिटी का एक गहरा सीक्रेट जुड़ा हुआ है, जो बहुत सारे लोगों ने इसे अभी तक ऑब्जर्व करते हुए फील किया है कि जिन्होंने रात की अच्छी नींद ली हुई है पिछले 10 सालों में, उनकी इम्यूनिटी आज भी बरकरार है। और जो लोग रात की नींद अच्छी नहीं लेते, उनकी इम्यूनिटी डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होती है, राइट? तो ये रात की नींद को हमने इस तरह से मेंटेनेंस के मोड पे समझने का प्रयास किया। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज आनंद, हैप्पीनेस। दोस्तों, खुश रहना हम सभी को पसंद है। देखिए, अभी भी आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ रही है, क्योंकि हमने शब्द क्या बोला? हैप्पीनेस, खुशी। और ये जो है वो हमारे अंदर आनंद की जो अनुभूति है वो हमारे अंदर डिफॉल्ट है। लेकिन कुछ सराउंडिंग सिचुएशन और उसके इम्पैक्ट में हमारे जो थॉट्स क्रिएट होते हैं, वहां से वो आनंद कवर अप हो जाता है, तो हमें वो आनंद का अनुभव नहीं होता, हमें खुशी का अनुभव नहीं होता। और फिर हम चाहते हैं कि हम किसी चीज से उस खुशी को वापस लाए, कुछ अच्छा सुने, कुछ अच्छा खाए, कुछ अच्छे लोगों से बातें करें, और उस तरह से हम हैप्पीनेस को रीएक्टिवेट करने का ट्राई करते हैं। तो हैप्पीनेस और इम्यूनिटी का क्या कंसर्न है? दोस्तों, एक जगह पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एक जगह पे आग लगी, ओके, सो इट्स अ फायर क्रिएटेड, एक बहुत डैमेजिंग आग लगी हुई है। तो आग लगने पर आपको क्या चाहिए आग बुझाने के लिए? फायर ब्रिगेड। वेरी गुड। आपने फोन किया फायर ब्रिगेड को, पूरी फायर फाइटर के साथ फायरमैन की पूरी टीम आप तक पहुंचने के लिए वहां से निकल गई। दोस्तों, यहां पे बीच में हैवी ट्रैफिक जाम हो गया। एक जगह पे आग लगी है, दूसरी जगह पे फायर फाइटर, फायर ब्रिगेड की पूरी टीम है। अगर वो यहां से यहां पहुंच जाए तो वो आग पे कंट्रोल ला सकता है, लेकिन उसके बीच का जो रास्ता है, दैट ट्रैक, अगर वो ट्रैफिक जाम है या तो वो रास्ता बंद कर दिया गया है, तो क्या वो फायर ब्रिगेड वहां पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, यहां पे समझने की जरूरत है कि कुछ लोग वैसे बहुत हेल्दी होते हैं, यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन वो सिर्फ खुश नहीं होते। और आप सभी ने ये तो अनुभव किया होगा कि जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप डर जाते हैं, जब आप टेंशन में होते हैं, आपके हाथ की मुट्ठी ऐसे बंद हो जाती है, सिकुड़ जाती है। मतलब पूरे बॉडी में एक स्पाज्म क्रिएट होता है, और स्पाज्म क्रिएट होने की वजह से कोई डरा हुआ इंसान होगा, बहुत गुस्से वाला इंसान होगा, तो उसके बॉडी में एक जकड़न आती है, वो पूरे बॉडी में एक स्पाज्म क्रिएट करता है। और स्पाज्म की वजह से बॉडी के जितने माइक्रो चैनल्स है, बॉडी के जितने रूट्स है,
एक्सप्रेस हाईवे जैसे कुछ रूट होते हैं, कुछ रूट नेशनल हाईवे जैसे होते हैं, कुछ रूट छोटी छोटी गली गलियारों जैसे होते हैं, लेकिन वो खुले होने चाहिए। खुश नहीं होने से अगर इंसान दुखी है, डर में है, टेंशन में है, गुस्से में है, तो उसके अंदर के सारे रास्ते सिकुड़ जाते हैं। तो इम्यूनिटी है, यहाँ पे इन्फेक्शन लगा हुआ है, इम्यूनिटी को यहाँ तक पहुंचना है, लेकिन वो चिंता की वजह से, टेंशन की वजह से, डर की वजह से, उसके बॉडी में एक अंदर से जकड़ाहट की वजह से बॉडी की जो वाइटल एनर्जी है, इम्यूनिटी है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, वो इन्फेक्शन के पॉइंट तक पहुंच नहीं सकती। इसी वजह से हेल्दी लगने वाले लोग जब डर जाते हैं तो एकदम से इमीडिएटली उनके बॉडी के अंदर के सारे चैनल्स बंद हो जाते हैं, सारे रूट्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो कल तक जो शेर जैसे लगने वाला इंसान आज डर गया। कौन से डर से डर गया? भाई उसका डायग्नोसिस हुआ है कि उसे कोविड-19 पॉजिटिव आया है। ठीक है, कोविड-19 पॉजिटिव आया है, तो ये इसे ऐसे समझना चाहिए कि हाँ, कोविड-19 पॉजिटिव किसी को आया, बट उसकी बॉडी में इम्यूनिटी है। देखिए, हमारे देश में टेररिस्ट एंटर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा देश डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ, टेररिस्ट एंटर करते हैं, पूरी दुनिया में हर जगह ये होता है। लेकिन जब हमारी डिफेंस सिस्टम, हमारी आर्मी, हमारे सेना के नौजवान, वो जब अलर्ट होते हैं, तो टेररिस्ट एंटर होने के बावजूद वो उन्हें खत्म करने के लिए समर्थ होते हैं। वो डरते नहीं है, वो टेंशन में नहीं आ जाते कि टेररिस्ट एंटर हो गए। तो उसी तरह से हमारे अंदर का जो आनंद है वो उस तरह से स्टैटिक रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। हमें हमारे ऊपर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं हेल्दी हूं और मैं एनर्जेटिक भी हूं और मैं कॉम्पिटिबल भी हूं। अगर किसी को इन्फेक्शन लग भी गया तो इन्फेक्शन लगने के बाद सीधा पहला काम करना चाहिए आपको आयुर्वेद डॉक्टर को या दूसरे जो भी डॉक्टर आपके फैमिली डॉक्टर है, आपको उसे फोन करना चाहिए। जैसे आप पूरे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पूरी टीम है, किसी को टैक्स की नोटिस आई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या किसी जीएसटी डिपार्टमेंट से टैक्स की नोटिस आई, तो आप डर जाते हैं, आपके क्लाइंट डर जाते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं, टैक्सेशन के एक्सपर्ट के पास कंसल्ट करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, आपके पास आते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि वो नोटिस का मतलब क्या है और उसे हैंडल कैसे करना है। लेकिन जो लोग जिनके पास एक्सपर्ट नहीं होते, वो डर जाते हैं और गड़बड़ी में वो कुछ भी उल्टा सीधा कर देते हैं, और छोटी सी चीज जो आसानी से सॉल्व हो जाती है, अगर वो अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक कॉम्पिटेबल चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंसल्ट करते कि अच्छा ये नोटिस है, मतलब ऐसे करेंगे ये सॉल्व हो जाएगा, आप लाइफ कंटिन्यू करो, नोटिस का टेंशन आप मत करो, उसके एक्सपर्ट आप, सीए है, आप ले लेते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी तरह हेल्थ में अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, कुछ इन्फेक्शन लग भी जाता है, तो आपने टेंशन नहीं करना चाहिए, आपको हेल्थ के एक्सपर्ट के पास, आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वो जो बताए उसे फॉलो करना चाहिए, लेकिन फिर उसको सरेंडर कर देना। जैसे टैक्स का नोटिस है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, आपके पास जो नोटिस लेके आते हैं, फिर आप बोलते हैं मैं आपको जितना बोलूं आप उतना कर दो, बाकी का मैं संभाल लूंगा। लेकिन वो हर बात पूछेगा कि आपने सीए साहब आपने ये देख लिया है ना, सीए साहब ये तो रह नहीं गया है ना, आपने सारा कैलकुलेशन तो 2-3 बार चेक कर लिया है ना। ऐसे टेंशन नहीं करना चाहिए, तो वो आपको एंजाइटी में एंटर करवा देता है, फियर में एंटर करवा देता है। इसी तरह जो इंसान खुश रहते हैं, उनके बॉडी के अंदर के सारे रूट एक्सप्रेस हाईवे की तरह खुले रहते हैं, तो भले ही उनको शायद इन्फेक्शन लग भी जाए, बट जैसे ही उन्हें कोई भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, उस ट्रीटमेंट का इफेक्ट इतना इमीडिएट आता है कि वो इंसान की इम्यूनिटी वहां तक पहुंच के उसे उसे सरवाइव कर लेती है, उसे हेल्दी बनाए रखती है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये उभर के आती है कि खुश रहना क्या इतना आसान है? यहाँ पे लॉकडाउन इतने महीने चला, बहुत सारे लोगों के कमर्शियल फाइनेंशियल इश्यूज आ गए और जॉब की अनसर्टेनिटीज चल रही है। एक तो वैक्सीन आ नहीं रही है और वैक्सीन आएगी उसका भी सॉल्यूशन हमको पता नहीं है। हर दूसरे घर पे कोई ना कोई कोविड पॉजिटिव है। ऐसी सिचुएशन में खुश कैसे रहे? तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके पास ऑप्शन भी क्या है? 2 ही ऑप्शन है। आप डर सकते हैं पूरा दिन और घर पे रह सकते हैं,
और आप खुश रह करके भी पूरा दिन घर पे रह सकते हैं। तो खुश रहना ये समझदारी वाला ऑप्शन है और साथ में अलर्ट रहना, राइट? क्योंकि जब आप खुश रहेंगे ना, तो कोई आपको अच्छे से हेल्प भी कर पाएगा। और ऐसी बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी महामारियां आई भी और चली भी गई, और बहुत सारे लोग उसमें से आसानी से बाहर निकल भी गए जिन्हें वो चीजें करना आता था। तो आप डर सकते हैं, आपको गुस्सा आ सकता है, आपको टेंशन हो सकता है, लेकिन द स्किल, व्हाट स्किल यू नीड इज टू कम बैक टू नॉर्मल। आप कितना जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं। किसी ने आपको धक्का लगाया, आप डर गए, धक्का लगा, आप गिर गए, लेकिन आप गिरे ही रहेंगे तो फिर लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। तो इंसान डर सकता है, इंसान को गुस्सा आ सकता है, इंसान को टेंशन हो सकता है, लेकिन ये जैसे ही पता चले कि अच्छा मुझे डर या टेंशन या ऐसे गुस्सा आया है, कितना जल्दी आप नॉर्मल हो जाते हैं। वहीं से आपकी लाइफ की वेलनेस और हेल्थ की एश्योरेंस मिलती है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाता हूँ। बहुत सारे लोगों को डर और टेंशन से बाहर निकलने के लिए एक ये मास्टर फॉर्मूला मैंने क्रिएट किया है। तो जब भी आपको ये थॉट आए कि सिचुएशन बहुत पैनिक हो रखी है, कंफ्यूजन हो रखा है, क्या होने वाला है, इसके आगे का कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, टेंशन हो रही है, परिवार के किसी व्यक्ति के लिए, आपके किसी मित्र के लिए, परिचित के लिए, यहाँ पे आपके लिए मैंने जो फॉर्मूला बनाया है उसका नाम है डॉक्टर भवदीप गणातराज फॉर्मूला 1। दिस इज फॉर्मूला 1। आप अपने राइट हैंड की उंगली को ऐसे सुदर्शन चक्र जैसे धारण करते हैं कृष्ण भगवान, उस तरह से ऐसे आप खड़ी करिए उंगली को। फिर उसे आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल लेवल पे लाइए। धीरे 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 आप अपने नाक के नीचे और होठों के ऊपर उंगली को प्लेस कर दीजिए। नाक के नीचे, होठों के ऊपर, एंड ट्राई टू फील इट। अभी आपको उंगली के ऊपर क्या फील हो रहा है? सांस चल रही है, ब्रीदिंग फील हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसका मतलब आप अभी जिंदा है। यू आर स्टिल अलाइव। ये फॉर्मूला अगर आपने पास कर लिया, अगर उंगली ऐसा रखने से फॉर्मूला का रिजल्ट ये आता है कि आपकी सांसें अगर चल रही है, if your breathing is continued, that means the result is declared as you are alive. आप अभी जिंदा है। दोस्तों, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। सेलिब्रेशन के लिए ये सबसे बड़ा रीजन है कि आप अभी जिंदा है। और जब आप जिंदा होते हैं तब बाजी कभी भी आप हार नहीं सकते। जब तक प्लेयर गेम में आउट नहीं होता तब तक वो गेम कभी भी अपनी तरफ पलट सकता है, वो बाजी को कभी भी जीत सकता है। अब कुछ लोगों का सवाल आएगा कि अच्छा, तो ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन आपको ये याद आ जाएगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे ढूंढना है। तो आप एक्टिवेट हो जाएंगे कि ये प्रॉब्लम का एक्सपर्ट कौन है, उसे मैं कांटेक्ट करूं, उसे मैं कंसल्ट करूं, और वो जो भी बताए उसे मैं फॉलो करूं। जो चीज हमें नहीं आती, जो चीज से डील करने का हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसके एक्सपर्ट को कंसल्ट करके उसको सरेंडर हो जाना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसा करने से लाइफ बहुत आसान हो जाती है, लाइफ बहुत सिंप्लीफाइड हो जाती है। तो दोस्तों, डाइट, स्लीप और हैप्पीनेस, ये 3 कंसेप्ट आपकी लाइफ को, आपको और आपके परिवार को हेल्थ और वेलनेस के दायरे में रख सकते हैं। चार्टर्ड हेल्थ ऑर्बिट का हमारा जो कंसेप्ट है कि आपकी हेल्थ को बरकरार रखना, आपके वेलनेस को बरकरार रखना, इसे ध्यान में रखते हुए हमने ये कंसेप्ट आज आपसे शेयर किए। अब इस पूरे कंसेप्ट्स को लेकर के आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो, आई वुड रिक्वेस्ट बिशन भाई कि अगर हम क्वेश्चंस ले सकते हैं तो अनम्यूट करके अगर कोई पूछना चाहे तो अगर हम अलाउ करते हैं तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर देम। और अगर हमें चैट बॉक्स में क्वेश्चंस लेने हैं तो आई विल गो थ्रू दैट। और हर एक सेशन में, हर एक सीरीज के हर एक सेशन में
हम एक एक कंसेप्ट को डिटेल में लेके जाएंगे। So, any questions, Bishan bhai? ओके, तो यहाँ पे एक जनरल कॉमन क्वेश्चन जो हो सकता है, हाउ इम्पोर्टेंट इज फास्टिंग? ओके, देखिए फास्टिंग के बारे में एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। भूख लगे तो खाना चाहिए, नींद आए तो सो जाना चाहिए। तो जब भूख लगती है तो खाना खाना बहुत ही जरूरी है। फास्टिंग को एक कंसेप्ट के साथ समझना है कि बॉडी, जैसे मैंने वो कंसेप्ट बताया है कि जो आपका वो वेसल होता है, मिक्सचर ग्राइंडर का जो वेसल होता है, वो पूरा नहीं भरना चाहिए, वो थोड़ा खाली रहना चाहिए। यही फास्टिंग पूरी लाइफ करना है। और जो उपवास कहते हैं, उपवास का कंसेप्ट बहुत ही वैदिक और एक गुरु के अंडर में, एक मेंटर के अंडर में उपवास किया जा सकता है। तो जो लोग अगर पूरा दिन मौन व्रत धारण करेंगे, एक रूम में बैठ के साधना करेंगे, एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करेंगे, और फिर जब वो 100% फास्टिंग, मतलब कुछ भी खाना शायद नहीं खाएंगे तो चलेगा। बट दोज हु आर डूइंग डेली, घर का जो काम करते हैं, ऑफिस का जो काम करते हैं, फोन पे बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं और खाना नहीं खाएंगे, सो दैट इज रियली नॉट अलाउड एट ऑल। तो फास्टिंग को आप कैपेसिटी से 25% कम खाना खाना, इसी तरह फास्टिंग को समझिए और इसे लाइफ लॉन्ग फॉलो करना, राइट? सो दैट इज द रिस्पॉन्स फॉर फास्टिंग। लेट मी हैव another question. If there is tendency of pitta, can we take methi in the morning? Okay, हेतल बहन, आपका जो क्वेश्चन है पित्त के रिलेटेड जो क्वेश्चन है, पित्त को अगर मैं समझ रहा हूँ, आप जो बता रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पे हार्ट बर्न हो रहा है, गले में जलन हो रही है या पेट में जलन हो रही है, उसके लिए मेथी एडवाइजेबल नहीं है। खाने के तुरंत बाद कच्चा जीरा, 1 टेबलस्पून कच्चा जीरा आप खाने के बाद 1 चम्मच निगल सकते हैं। और फास्टिंग वाला जो इसके पहले वाला क्वेश्चन जो संदीप श्रॉफ जी ने पूछा था, ये आपको मैं एडवाइस करूंगा कि खाना भरपेट ना खाए, 25% फूड कम ले और खाने के बाद 1 चम्मच जीरा ले ले, पानी से निगल जाए, तो आपकी मॉर्निंग की पित्त की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। यस, अंश का क्वेश्चन है, एज यू टोल्ड दैट हॉट फूड इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, but in our case we generally take lunch at office which do not remains hot. अंश जी, आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ कि आपका खाना, आपका पूरा दिन वर्किंग होता है, इसलिए आपका लंच ऑफिस में होता है, जो बना होता है सुबह 9-10 बजे, आप खाना खाते हैं 1-2 बजे। यहाँ पे मैं आप सबको एक शुभकामना देना चाहता हूँ। आई प्रे फॉर यू ऑल कि आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है ना, वो आंकड़ों के साथ काम करते हैं, अंक के साथ काम करते हैं, डिजिट्स के साथ काम करते हैं, तो उसमें 1+1 इज ऑलवेज 2। मतलब आपका कोई नजदीक का रिलेटिव हो या कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट हो या बड़ा पॉलिटिशियन हो, उसके लिए भी आप 1+1 2 ही कर सकते हैं, यू कैन नॉट चेंज इट। इसी तरह से हमारी प्रैक्टिकल लाइफ की जो लिमिटेशंस है कि हम प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह से इन्वॉल्व है, हम गर्म खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, बट अगर हम इसके बारे में सोचेंगे तो एक डिलीवरी बॉय मैनेज करना है और घर पे हमारे घर से हमारा टिफिन गरम खाना हमारे लिए लेके आ जाए, ये मैं आपको एडवाइस करता हूँ। इसे किसी तरह से अरेंज कीजिए, और यही, क्योंकि हमारे बॉडी का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारी सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं होगा, तो आइडियल सजेशन इज कि आप घर से गरम खाना जब बने तभी आपके पास पहुंचे, आप टिफिन लेके ना जाए, गरम खाना खाए। दैट इज सजेशन नंबर 1। दूसरा, थोड़ा प्रैक्टिकल सजेशन दे देता हूं, अगर ये पॉसिबल नहीं हो सकता तो फिर आप उसको हल्का सा गुनगुना रीकुक करके ले सकते हैं। दिस इज, आई एम टेलिंग यू एज एन ऑप्शन 2। एकदम ठंडा खाना खाना उससे अच्छा है आप उसे थोड़ा सा गुनगुना करके गर्म पानी में उसको रख करके फिर से थोड़ा गुनगुना करके ले सकते हैं। दैट इज माय एडवाइस फ्रॉम डेस्क ऑफ आयुर्वेद। एंड
Methi. Is it true that after taking lunch or dinner half an hour not to drink water? Okay, CA चार्मी दोषी का ये क्वेश्चन है कि खाना खाने के बाद पानी आधे घंटे तक नहीं पीना चाहिए। ओके, जैसे भूख लगे तो खाना खाना चाहिए और खाने के साथ ज्यादातर थोड़ा लिक्विड होना चाहिए, जैसे ग्रेवी है सब्जी का, फिर दाल है, बटर मिल्क है। और ड्यूरिंग द मील, खाना खाते हुए अगर आप अच्छे से चबा के खाना खाएंगे तो आपको खाने के साथ पानी की जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी। लेकिन कई बार ड्राई सब्जी होती है, चने की सब्जी होती है, तो आप आधे ग्लास जितना पानी खाने के साथ अच्छा चबाते हुए खाने के साथ साथ आधा ग्लास पानी ले सकते हैं। खाने के तुरंत बाद अगर प्यास लगे तो ही पानी पीना चाहिए, अदरवाइज आधे एक घंटे तक पानी ना पीना एडवाइजेबल है। लेकिन अगर प्यास लगे तो एक दो घूंट पानी आप पी सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट पूरा ग्लास अगर पी लिया तो आप समझ लीजिए कि वो पानी आपके शरीर में तो जा रहा है, लेकिन वो नजदीक के फ्यूचर में किसी डॉक्टर के बैंक अकाउंट में भी वो डिपॉजिट होने वाला है। सुशील जी का क्वेश्चन है, कैन वी टेक वाटर इन मॉर्निंग आफ्टर स्लीपिंग? डेफिनेटली सुशील जी, पूरी रात हमारे बॉडी का जो वेर एंड टेयर रिपेयर होता है और पूरा डीप टिश्यू डिटॉक्स होके बॉडी के लिए एलिमिनेट के लिए रेडी होता है, फिर सुबह उठने के बाद जो शौच क्रिया होती है, यूरिन पास होता है, बॉवेल मूवमेंट्स क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। सुबह उठ के तुरंत भी अगर पानी पीने की इच्छा हो तो डेफिनेटली आप एक ग्लास तक पानी पी सकते हैं। ओवर बर्डन ऑफ वाटर, दैट इज ऑल्सो अलार्मिंग। तो हमें ध्यान में ये रखना है कि कितनी प्यास लगी है उतना पानी पीना है, बट डेफिनेटली मॉर्निंग में आप पानी पी सकते हैं। देन फ्रॉम दिस नंबर, ओके, स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी टिल लेट नाइट। ये हुई ना बात, ये हो गया 7 करोड़ रुपए का सवाल। स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी टिल लेट नाइट। देखिए, स्टूडेंट्स को स्टडी करना होता है। लेट नाइट तो हमारा फ्लेक्सी मोड में हमने शुरू कर दिया है। बाकी स्टूडेंट्स अगर रात को 10 बजे सो जाए और सुबह 4 बजे ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाए तो सुबह 4 से 6 में वो जो पढ़ाई होगी वो पूरे 24 घंटे पढ़ेंगे, उससे ज्यादा ग्रास्पिंग वाली होगी। तो स्टूडेंट को रात को लेट नाइट पढ़ना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं। सो इफ दे स्लीप अर्ली, हाउ विल दे कवर देयर स्टडीज? एंड इफ दे स्टडी ओवरनाइट, देन व्हाट द प्रकोप अकर्स? सो व्हाट टू डू सर? देखिए, प्रैक्टिकल बात, पहले मैं आपको रियलिटी बता देता हूं कि कोई भी सिचुएशन हो, बॉडी का सॉफ्टवेयर चेंज नहीं होगा। आप स्टूडेंट है, आप ट्रैवलर है, आप अब्रॉड के क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं और आप रात को जगते हैं, तो जागने की वजह से वायु का प्रकोप होगा। वायु मतलब आपके बॉडी का जो पूरा रिदम है, हार्ट बीट करना, फिर लीवर की एक्टिविटीज, हार्मोन्स का रोटेशन, एंजाइम्स का फ्लो, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है हमारे शरीर का वायु। रात को लेट नाइट जगने से ये चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, एंजाइम्स की वजह से मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम हो जाएंगे और थॉट प्रोसेस पूरी एंजाइटी वाली हो जाएगी। तो नंबर 1, रात को जगना नहीं चाहिए। आप 10 बजे सो जाइए, 3 बजे उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए, सुबह स्टडी कीजिए। प्रैक्टिकल एडवाइस। दूसरी फ्लेक्सिबल एडवाइस मैं आपको दे रहा हूं, अगर किसी वजह से मानो एग्जाम आ रही है, अभी भी कुछ 1-2 दिन में आपने एग्जाम, बहुत सारी सीए की एग्जाम्स अभी जो चल रही थी, एग्जाम पे तो लेट नाइट जगना हो ही जाता है। तो आयुर्वेद ने भी, आयुर्वेद देखिए बहुत प्रैक्टिकल है, आयुर्वेद इज नेवर रिजिड। आयुर्वेद के फंडामेंटल सटीक है, बट उसके इम्प्लीमेंटेशन बहुत वर्सेटाइल और प्रैक्टिकल है। किसी वजह से रात की नींद कम हुई, रात को 8 घंटे सोना है लेकिन आप 4 ही घंटे सो पाए, तो आपकी कितनी नींद बाकी रह गई? 4 घंटे की। उसका आधा, दैट मीन्स 2 आवर स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम। दोपहर के टाइम में आप 2 घंटा रेस्ट कर सकते हैं, तो रात की 4 घंटे की नींद अगर बाकी रह गई, उसका कॉम्पेंसेशन आप दिन की 2 घंटे की नींद से कवर कर सकते हैं। देन दिलीप तुलसियानी जी, इज यूजिंग माइक्रोवेव गुड? ये सवाल मैं जनता से पूछना चाहता हूं, यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, क्या माइक्रोवेव हमारे लिए अच्छा है? दिलीप जी को भी पता है कि माइक्रोवेव हमारे लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। अभी हमारे पास ऑप्शन होता है बैड और वेरी बैड। उन दोनों में से जब सिलेक्ट करना होता है तो समझदारी इसी में है कि हम वेरी बैड को छोड़ दें
बैड वाले को सिलेक्ट कर दे। सो दैट इज इक्विवेलेंट टू प्रैक्टिकली गुड। तो माइक्रोवेव का यूज करना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। जब आपके पास कोई चारा ना बचे तब आप माइक्रोवेव का यूज प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ओप्पो A5s का क्वेश्चन है, हाउ मच कैलोरीज टू बी कंज्यूम्ड इन अ डे। देखिए, कैलोरी का जो मामला है वो 15 से 2500 तक का होता है इन अ डे। एक दिन में 1500 टू 2500 का एक एवरेज बताया जाता है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि कैलोरी नाप के हम भारत के लोग क्या ये प्रैक्टिकली कर सकते हैं? इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। कैलोरी के बदले हमारा जो इंस्टिंक्ट है, हमारे जो एपेटाइट है, उसे आप ऑब्जर्व कीजिए। तो खाना खाने से पहले हमारे यहाँ प्रार्थना होती है, मंत्र होता है, श्लोक होता है। जब आप थाली पे आपका खाना परोस के आप खाना शुरू करने वाले हैं, इससे पहले आप एक मंत्र कीजिए, सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। ये मंत्र आप कर सकते हैं, या दूसरा कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। ये मंत्र करने से आपका मन आपके शरीर के साथ कम्युनिकेट करेगा। वहां पे इमीडिएट ब्लूटूथ से फाइल एक्सचेंज हो जाएगी कि आज इतना ही खाना आपको खाना है, इतना ही खाना आपका बॉडी डाइजेस्ट कर पाएगा। ये मैसेज अंदर से आ जाएगा और फिर खाते वक्त आप खाना ही खाइए। मोबाइल छोड़ दीजिए, टीवी छोड़ दीजिए और हॉट डिस्कशंस छोड़ दीजिए। तो डेली कैलोरीज आपको पता चल जाएगा। अगर लॉकडाउन में 2 दिन कर्फ्यू में आप घर पे बैठे हैं तो हो सकता है 800 कैलोरी से आपका काम चल जाए। और अगर पूरा दिन आपको लॉकडाउन के कर्फ्यू के 1 दिन पहले आपको भागा दौड़ी करके सब्जी लेने जाना है तो हो सकता है आपको 3000 कैलोरी की भी जरूरत पड़ जाए। सो यू हैव टू बी विथ योरसेल्फ। अपने इंस्टिंक्ट्स को आप फॉलो करेंगे तो आपकी कैलोरीज आपको क्लियर हो जाएगी। दिलीप तुलसियानी जी, एडवाइस फॉर कफ इश्यू। देखिए, कफ, वायु, पित्त और कफ ये हमारे शरीर के 3 सबसे इंपॉर्टेंट बायो एनर्जी मार्कर्स है और ये हमारे शरीर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंडक्ट करते हैं। जब ये एबनॉर्मल हो जाते हैं तब वो बॉडी उसे बाहर निकालने के लिए एक्टिवेट करता है। तो ये जो कफ की आप बात कर रहे हैं, शायद इसी बलगम की बात कर रहे हैं जो गले में आता है और गले से बाहर उसे निकालने की बात होती है। जिनके बॉडी में कफ ज्यादा हो या कफ की बीमारी ज्यादा हो, कफ की वजह से एलर्जी हो, एलर्जिक रिनाइटिस हो, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ज्यादा मीठा, ज्यादा खट्टा और ज्यादा नमकीन अवॉइड करना चाहिए, कम करना चाहिए। इससे कफ ज्यादा बनता है। स्वीट, सावर एंड सॉल्टी, मीठा, खट्टा और नमकीन, ये चीजें कम करनी चाहिए तो ज्यादा कफ प्रोड्यूस नहीं होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गर्म पानी से गुनगुना गरारे करना, गर्म गुनगुना पानी से गरारे करना। दिलीप जी, आपके इस कफ के इश्यू के साथ अभी का जो कोविड चल रहा है उसमें काफी सारे केसेस कफ से जुड़े हुए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक मैं $1 मिलियन एडवाइस देने जा रहा हूँ आप सभी को आपके इस क्वेश्चन के साथ। बॉडी में अगर एक्स्ट्रा कफ जमा हो जाता है, राइट, जैसे एक जगह पे पूरा बहुत बढ़िया सा गार्डन है, बहुत बढ़िया पार्क है, लेकिन उसके एक कॉर्नर में बहुत सारा कूड़ा कचरा जमा होता है, तो वहीं पे सबसे ज्यादा मच्छर होते हैं, मक्खियां होती है, कीड़े आते हैं, राइट, क्योंकि वो जगह दूषित है, एक्यूमुलेटेड कचरा वहां पे ज्यादा है, कूड़ेदान। तो अगर बॉडी में कफ ज्यादा हो जाएगा तो कोई भी इंफेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। और अगर कफ ज्यादा है तो कोविड की पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाती है। ठंडी का सीजन भी है तो कैसे बचा जाए? 1 गिलास गर्म पानी, 1 चम्मच हल्दी, टर्मरिक और आधा चम्मच नमक, सॉल्ट। गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच सॉल्ट डाल के उसे मिक्स करके वो आप गले में लेकर के गरारे करना है। 1 गिलास, ऐसा दिन में 4 बार करना है। ये प्रैक्टिस अगर डेली बेसिस पे हो जाएगी तो कफ का इश्यू और गले का इन्फेक्शन आसानी से, अगर होगा तो भी चला जाएगा, नहीं होगा तो अच्छे से प्रिवेंट हो जाएगा। बट इसे दिन में 4 बार करना जरूरी है। फ्रॉम CA चार्मी दोषी, इज इट ट्रू दैट आफ्टर टेकिंग लंच और डिनर इट्स डन इन कफ प्रकृति, व्हाट आर दी होम रेमेडीज? ये जो अभी मैंने बताया, हल्दी और नमक वाला गर्म पानी, और इसके साथ खाना खाने के तुरंत बाद आधा चम्मच कच्चा अजवाइन, अपड़ू काचू जीरू, आधा चम्मच कच्चा अजवाइन आप खाने के बाद निगल लेंगे 1 घूंट पानी के साथ।
तो कफ प्रकृति वालों को ये ज्यादा कफ बनने की टेंडेंसी को कंट्रोल में रखा जा सकता है. सो दैट इज द होम रेमेडी. पारस जी का क्वेश्चन है, आफ्टर डिनर टिल व्हाट टाइम वी शुड नॉट स्लीप और टाइम एटलीस्ट रिक्वायर्ड आफ्टर डिनर टू स्लीप. पारस जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. खाने के बाद 3 घंटे सोना नहीं चाहिए. आई रिपीट, खाने के 3 घंटे तक सोना नहीं चाहिए. और पारस जी, आपके सवाल के साथ दूसरा जुड़ा हुआ अहम सवाल है कि खाने के बाद 3 घंटे तक वॉकिंग या एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहिए. दोनों चीजें इक्वली डिस्टर्ब करने वाली है. खाने के बाद जो सोता है फिर वो हमारे क्लिनिक में होता है, तो खाने के बाद सोने से मेटाबॉलिज्म पूरा क्रैश हो जाता है. 3 घंटे तक आपको नहीं सोना चाहिए. और खाने के बाद पूरे बॉडी का फोकस, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट, लीवर, सारे ऑर्गन्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे फोकस करते हैं. तो खाना खाने के बाद अगर कोई वॉक के लिए चला जाता है तो वॉकिंग के लिए एनर्जी, ब्रेन को बैलेंस करना है, हार्ट को एक्स्ट्रा बीट करना पड़ेगा, पैर को चलने के लिए ब्लड फ्लो चाहिए. तो मेटाबॉलिज्म और वॉकिंग, ये दोनों में बॉडी की एनर्जी और फोकस डिवाइड हो जाता है. इसकी वजह से या तो मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम या तो हार्ट का प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है. तो डिनर के बाद या लंच के बाद 3 घंटे तक सोना भी नहीं चाहिए, 3 घंटे तक वॉक या एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए. सीए अरुण कोठारी जी का क्वेश्चन है, एनी आयुर्वेदिक रेजोल्यूशन फॉर साइनस प्रॉब्लम. ओके, साइनस मतलब हमारी जो स्कल है, ये जो खोपड़ी है, उसके अंदर जो छोटी छोटी जगह होती है उसे साइनसिस कहते हैं. उसके अंदर अगर स्वेलिंग आ जाए तो उसे साइनोसाइटिस कहते हैं. और ये लंबे अरसे तक बॉडी में जब कफ जमा रहता है उसमें साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है. तो इसके लिए अरुण जी, हमें पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. लेकिन अगर ये शुरुआती तौर का साइनस है तो आगे के जो 2 ऑप्शन हमने बताए, गर्म पानी, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, गले के गरारे, ये साइनस को क्लियर करने में हेल्प करेगा. दिन में 4 बार आपको करना है. दूसरा, खाने के बाद आधा चम्मच कच्चा अजवाइन 1 घूंट पानी से ले ले तो एक्स्ट्रा कफ प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा. और ऑलरेडी जो साइनस जमा पड़ा है, आप कैस्टर ऑयल से पूरे चेहरे पे, गले पे 5 मिनट के लिए मसाज कीजिए. और फिर पानी के अंदर अजवाइन, तुलसी पत्र और चाय पत्ती डाल के स्टीम लीजिए फेस के ऊपर. ऐसा दिन में 1 से 2 बार आप कर सकते हैं. साइनोसाइटिस में काफी हद तक आराम मिल जाएगा अगर ये शुरुआती तौर का है तो. अगर ज्यादा है तो फिर हमें कंसल्टेशन करना पड़ेगा. फ्रॉम नंबर टू एवरीवन, if vata is too high that everyone night working makes joint pain, what should we do to combat it? चलो, रात का वर्किंग कंपल्सरी है. कुछ लोग आईटी में काम करते हैं, कुछ लोगों की नाइट ड्यूटी होती है, तो दे डोंट हैव चॉइस. रात को जगने की वजह से वायु बढ़ गया. 2 चीजें, दोपहर में आधा क्वांटिटी नींद आपको लेना चाहिए. रात की जितनी नींद कम हुई उससे आधी नींद आप दिन में ले लीजिए. और दूसरा, वायु इज वेरी मच ड्राई इन इट्स क्वालिटी. वायु की क्वालिटी है ड्राई. और वायु का जो स्वरूप है, पवन का जो स्वरूप है, वो पवन पुत्र हनुमान की मूर्ति पे उसके साथ उसका सीक्रेट जुड़ा हुआ है. तो आपने देखा होगा कि हनुमान जी की प्रतिमा के ऊपर हमेशा तेल चढ़ता है. सो वायु को, वायु की स्ट्रेंथ को, उसकी ड्राइनेस को, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल में रखने के लिए, फोकस रखने के लिए ऑयल इज अ वंडरफुल रेमेडी. तो आपको खाने के अंदर जो भी तड़का लगाते हैं सब्जी में, दाल में, उसमें तेल का यूज अच्छे से करना चाहिए. और तेल भी पॉसिबल हो तो तिल तेल का यूज आप ज्यादा कीजिए. सेसमी ऑयल का यूज आपको करना चाहिए. और खाने में जो भारतीय देसी गाय का जो घी मैंने बताया, वो भी वायु प्रकृति को जो रात की जगने की वजह से एग्रावेट होता है उसे कॉम्बैट करने में बहुत ही हेल्प करेगा. फ्रॉम सेजल, what do you suggest as a best ayurvedic precaution for COVID-19? Yes, अभी जो हमने बात बताई, जो दिन में 4 बार ये हल्दी नमक वाले जो गरारे करने हैं, that is one very good precaution for COVID-19. दूसरे जो जनरल गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने सबको याद दिला दिए हैं, आप किसी को फोन करते हैं तो सबसे पहले आपको बताया जाता है मास्क पहनिए व्हेन यू आर इन पब्लिक, कीप दैट सोशल डिस्टेंस, वो आपको रखना है. और घर पे आने के बाद साबुन से अच्छे से हाथ धोना है. देखिए, आयुर्वेदिक प्रिकॉशंस फॉर कोविड-19. दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोविड-19 का जर्नी अभी हमेशा रहने वाला है. और कोविड-20 भी आ सकता है, कोविड-21 भी आ सकता है. और कोविड के सिवा
नियोवीड भी आ सकता है, कोई नया वायरस या नई बीमारी भी आ सकती है। हमें क्या करना है, हमारे बॉडी के जो सॉफ्टवेयर है उसमें किसी भी तरह का वायरस ना आए, इस तरह का एंटीवायरस हमें एक्टिवेट करना है। तो आज हमने जो 3 चीजें बताई, डाइट, स्लीप और हैप्पीनेस वाली, ये डेफिनेटली हमें कोविड-19 से प्रिकॉशन देने के लिए सफिशिएंट है अगर हम उसे अच्छे से फॉलो करें। और ये कफ रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ज्यादा इफेक्टेड है, और गले में ये कोविड-19 का वायरस 1-2 दिन तक ठहरता है, ऐसा कुछ रिसर्च में पता चला है। तो हर 4 घंटे पे आप ये हल्दी नमक वाले गरारे करेंगे तो आपके गले में अगर वो वायरस रुका भी है तो वहीं से वॉश ऑफ हो जाएगा। तो ये प्रिकॉशन आप सभी के लिए मैं एडवाइस करता हूं, ये आप कीजिए। और अगर आप किसी के कांटेक्ट में आए और वो बंदा पॉजिटिव निकला, बाद में आपको पता चला और आपको थोड़ा सा सर्दी जुकाम जैसा लग रहा है, तो दिन में 4 बार ये गरारे के साथ आप 4 बार फेशियल स्टीम भी ले लीजिए। पानी के अंदर अजवाइन, चाय पत्ती और तुलसी पत्र डाल के आप दिन में 4 बार स्टीम ले लीजिए, 4 बार गरारे कर लीजिए, और आज के सेशन में हमने जो भी डिस्कस किया वो सारा आप फॉलो कर लीजिए, आप प्रिकॉशन से हो जाएगा। फ्रॉम अ नंबर 3 times मील इज नेसेसरी टू टेक, नो इट इज नॉट नेसेसरी। अगर पूरे दिन में एक बार खाना खाने से भी आपके 24 घंटे ठीक चलते हैं तो एक बार भी खाना खा सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए। बट नॉर्मल पीपल दिन में 2 बार खाना खा करके काम चला सकते हैं। दोपहर का खाना मध्याह्न में जो होता है, सूर्य जब सिर पे होता है 12 बजे के अगल बगल में 11 से 1 के बीच में आप ले लीजिए, और शाम का खाना सूर्यास्त के पहले अगर हो सकता है तो, और सूर्यास्त के पहले ना हो तो सूर्यास्त के बाद जितना जल्दी हो सके उतना आपको लेना चाहिए। तो 2 बार आप मील ले सकते हैं। सुबह जिनको भूख लगे उनके लिए ब्रेकफास्ट एडवाइजेबल है, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती जो दूसरों को ब्रेकफास्ट करवाते हैं, मेरी 2 हाथ जोड़ के उनको विनती है कि परिवार में सभी लोगों को ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं है। जिन्हें भूख लगे उनके लिए ब्रेकफास्ट परफेक्ट है, एडवाइजेबल है। जिन्हें भूख ना लगे उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए फोर्स मत कीजिए, उनके लिए लंच और डिनर काफी है। व्हाट इज होम रेमेडी फॉर स्किन एंड हेयर इनटेक जड़ी बूटी? हेतल कोटक जी, जड़ी बूटी का आपका क्वेश्चन थोड़ा एलॉबरेटेड हो जाएगा स्किन और बालों के लिए, इसे हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। बट ये जो स्किन और बाल जो है उसे पोषण तो हमारे शरीर से ही मिलने वाला है, राइट? तो बालों के लिए दूध, आपने भारतीय देशी गाय का दूध, ये आपके बालों को अच्छा संवार के रखेगा। और स्किन के लिए हमने सुना है, हमने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है और हम ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं, हल्दी ये ब्लड प्योरीफायर है और स्किन ग्लो बढ़ाती है। तो आपके दाल में, सब्जी में आप हल्दी का यूज थोड़ा बढ़ा दीजिए तो आपकी स्किन को भी वो हेल्दी रखेगा। सो 2 जड़ी बूटीज फॉर हेतलबेन। Then Tanishka ji, is there any solution for allergic शर्दी? Definitely, एलर्जिक शर्दी का एक मैं बहुत अच्छा सुझाव आपको देना चाहूंगा। जब बॉडी के अंदर सीक्रेशन ज्यादा होते हैं और जिन लोगों का नेचर बहुत सेंसिटिव होता है, तनिषा जी, अगर आपको लगे कि आपका नेचर सेंसिटिव है और उसकी वजह से भी आपको ये होने के चांसेस है, एक तो आपका नेचर स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, स्टेबल कर दीजिए। सेंसिटिव लोगों को एलर्जिक रिनाइटिस होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। सो आउटडोर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने से एलर्जिक रिनाइटिस को, एलर्जिक सर्दी को रोका जा सकता है। और साथ में कैस्टर ऑयल, एरंडिया जिसे बोलते हैं, गुजराती में આપણે જેને દિવેલ કહીએ, દિવેલમાં ટચલી આંગળી બોડીને આપણે નાકના બંને નસકોરામાં તમે लगाओ। कैस्टर ऑयल में आपकी लास्ट फिंगर को डीप करके दोनों नोस्ट्रिल्स में आप अप्लाई कीजिए, दिन में 3 से 4 बार कीजिए। ये आपको एक्सरसाइज के साथ, स्पोर्ट्स के साथ, सेंसिटिव नेचर से नॉर्मल नेचर आने के साथ ये आपको काफी हेल्प करेगा। कार्तिक भाई सर, ऑल्सो एडवाइस फॉर एसिडिटी। एसिडिटी, दैट इज द हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड इन द स्टमक। शरीर में पित्त का लेवल बढ़ जाता है। गुस्सा जिन लोगों का ज्यादा होता है उनमें एसिडिटी होने की संभावना ज्यादा है। ओवर ईटिंग की वजह से एसिडिटी होती है। ओवर फास्टिंग की वजह से, भूख लगी लेकिन खाना नहीं खाया, भूख 1 बजे लगी, खाना 3 बजे खाया, ये सारे रीजन से एसिडिटी होती है। तो पहले रीजन आइडेंटिफाई कीजिए, वो रीजन को रिजॉल्व कीजिए, तो आपके एसिडिटी आगे बढ़ने से रुक जाएगी।
और अभी जो एग्जिस्टिंग एसिडिटी है उसे सॉल्व करने के लिए आधा चम्मच कच्चा जीरा ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद पानी से निगल लीजिए। और छोटी इलायची, जो ग्रीन इलायची आती है, सुबह दोपहर शाम को खाली पेट एक एक इलायची आप चबा के ले लीजिए। एक्स्ट्रा पित्त और एसिडिटी आपका जो भी होगा वो काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ख्याति टू एवरीवन, डू वी नीड टू टेक सब्स्टिट्यूट्स फॉर विटामिन्स डेफिशिएंसीज? ओके ख्याति जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। सब्स्टिट्यूट ऑफ विटामिन्स डेफिशिएंसी, हमारे भारत के सभी परिवार में, सभी संस्कृति में एक ट्रेडिशनल कुकिंग मेथोडोलॉजी है। हर एक सीजन की सब्जियां अलग अलग होती है, हर एक सीजन की दाल अलग अलग होती है, और सभी रेसिपीज के ड्रेसिंग और उसकी एसेसरीज भी अलग अलग होती है। जैसे पूरन पोड़ी बनाते हैं तो उसके अंदर घी डीप करते, मतलब उसमें स्क्रैच करते, उसमें डीप घी भरते हैं। रोटी के ऊपर सिर्फ घी अप्लाई करते हैं, पूरन पोड़ी में उसमें बीच बीच में एंटर करते हैं। दिस आर द स्मॉल टेक्निक कि ये हमारे बॉडी में किसी भी डेफिशिएंसीज को क्रिएट नहीं होने देते। तो अगर आप आयुर्वेदिक डाइट, आपके फैमिली का जो ट्रेडिशनल डाइट रेसिपीज है वो अगर फॉलो कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटिव की चीजें आप कम खा रहे हैं, एक्सरसाइज आप रेगुलर कर रहे हैं, रात को टाइम पे सो जाते हैं, सुबह टाइम पे उठ जाते हैं और पूरा दिन खुश रहते हैं, then you really do not need any substitutes for vitamins। लेकिन अगर ये चीजें फॉलो नहीं होती और लाइफ हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है, तब जाके फिर कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ सकती है। बट दैट ऑल्सो अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर, उनको कंसल्ट करके ही आपको जो भी कुछ लेना है सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। फ्रॉम अ नंबर, सर यू मीन काउ घी टू बी यूज्ड फॉर कुकिंग, कैन वेजिटेबल ऑयल बी यूज्ड? ओके, गाय का घी कुकिंग में आप यूज कर सकते हैं, और वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल्स को प्रिपेयर करने में, सब्जी प्रिपेयर करने में आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, घी भी यूज कर सकते हैं। और खाने के लिए जो ऑयल हमें चाहिए, कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल में गुजरात के लिए 2 ऑयल सबसे ज्यादा एडवाइजेबल है। वन इज सेसमी ऑयल, तिल का तेल, दूसरा है ग्राउंड नट ऑयल, सिंग तेल। हो सके तो कोल्ड प्रेस वाला लीजिएगा, कच्ची गानी का जो पिसा हुआ होता है वो आपके लिए ज्यादा एडवाइजेबल है। तो दाल और सब्जी में तड़का लगाने के लिए घी कंपलसरी नहीं है, गाय का घी, बट अगर गाय का घी आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली इट इज बेटर देन ऑयल, राइट। बट हियर आई वुड लाइक टू नोट अ पॉइंट कि सिर्फ घी लेना और तेल नहीं लेना ये एडवाइजेबल नहीं है। बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी है जो सिर्फ ऑयल ही फुलफिल कर सकता है। सो नो वन शुड स्टॉप द ऑयल कंप्लीटली एंड नो वन शुड स्टॉप द घी कंप्लीटली। कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करना हर एक अलग अलग एनिमल्स, मतलब और हर एक एनिमल्स और हर एक प्लांट की अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो कॉस्मिक एनर्जी को कौन से फॉर्म में वो एनिमल और प्लांट रिसीव करते हैं, उनके प्रोडक्ट में वो चीज हमारे लिए अवेलेबल होती है। तो किसी भी चीज को कंप्लीटली बंद नहीं करना चाहिए और किसी भी चीज का ओवर यूज भी नहीं करना चाहिए। कॉमन सेंस यूज करनी है और एक्सपर्ट के सजेशन के साथ आगे बढ़ना है। गरिमा जैन जी, नो वॉकिंग आफ्टर डिनर, देन प्लीज सजेस्ट समथिंग फॉर डाइजेशन आफ्टर डिनर। ओके गरिमा जी, डिनर के बाद वॉकिंग नहीं कर सकते, लेकिन डिनर के पहले आप कर सकते हैं। तो जिनको अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, उनके लिए शाम को आप घर पे पहुंचिए, फ्रेश होके आप स्पोर्ट्स आउटफिट्स लेकर के वॉकिंग के लिए जाइए। वॉक करने के बाद घर पे आइए, 10-15 मिनट के बाद आप डिनर कर सकते हैं। और खाने के बाद जो वॉक करने के लिए बताया है, आयुर्वेद में बताया है, दैट इज ओनली फॉर 100 स्टेप। मतलब नॉर्मल किसी के भी घर में ड्राइंग रूम के 3-4 चक्कर लगाने से 100 स्टेप हो जाते हैं। तो खाने के बाद, डिनर के बाद डाइजेशन के लिए 100 स्टेप वॉक करना दैट इज इनफ। बट खाने के पहले आप वॉक कर सकते हैं, आधा पौना घंटा वॉक कर सकते हैं। और डाइजेस्टिव सपोर्ट अगर आपको कुछ लेना है तो कच्चा अजवाइन और जीरा इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कीजिए और 1 चम्मच आप डिनर के बाद उसे ले सकते हैं, 1 घूंट पानी के साथ, चबाना नहीं है। ख्याति जी का क्वेश्चन है, डू वी नीड टू टेक सब्स्टिट्यूट, दैट इज डन। सिद्धार्थ जी का क्वेश्चन है, व्हाई माय मदर 62 इयर्स हैविंग शुगर गेटिंग यूटीआई ऑफ एंड ऑन। ओके, डायबिटीज में, शुगर में यूरिन इन्फेक्शन होना बहुत ही नॉर्मल होता है।
तो डायबिटीज में पेशेंट को ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। सिद्धार्थ जी, इट इज अ पर्टिकुलर केस, तो हमें कंसल्ट करने के बाद मैं परफेक्ट एडवाइस दे सकता हूं उनके बाकी कंडीशंस देखने के बाद, लेकिन उन्हें ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि अगर यूटीआई फ्रीक्वेंटली होता है दैट मीन्स उसमें कुछ एडिशनल ट्रीटमेंट की आवश्यकता बिल्कुल है। एक बात कंफर्म कर लीजिए कि उनका खाना गरम खाना ही वो ज्यादा खाए और गरम सूप वो ज्यादा यूज करे, और हरा धनिया जो होता है, कोथमीर जिसे हम कहते हैं, उसका यूज दाल में, सब्जी में, चटनी के फॉर्म में ज्यादा करने से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से काफी हद तक उन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है। कांतिलाल जैन का क्वेश्चन है, इफ कोरोना पॉजिटिव कैन वी टेक आयुर्वेदिक ड्रग्स विद एलोपैथिक ड्रग? ऑफ कोर्स कांतिलाल जी, अभी पूरे वर्ल्ड में पिछले 6-7 महीनों में जितने भी रिसर्च हुए और आज जो नए रिसर्च आने वाले 1-2 महीने में जो डिक्लेयर होने वाले हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोविड पेशेंट्स में दिखने वाला है और वो डिक्लेयर होने वाला है। और पिछले 7 महीने में मैंने जितने भी पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, कुछ पेशेंट्स सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर थे और कुछ पेशेंट्स में साथ में एलोपैथी डॉक्टर्स की दवाई भी साथ में चलती थी। तो आयुर्वेदिक दवाई एलोपैथिक दवाई के साथ कहीं पे भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती है, क्योंकि ज्यादातर आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो नेचुरल बेस से होती है। जैसे हम रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं और एलोपैथिक दवाई लेते हैं तो वो क्रॉस नहीं होती, उतनी ही सेफ्टी के साथ आयुर्वेदिक दवाई को एलोपैथिक दवाई के साथ ले सकते हैं। Ayurvedic medicine can only be taken under guidance of Ayurvedic doctor, and allopathic medicines only can be taken under the guidance of allopathic doctor. But दोनों को साथ में ले सकते हैं. Vitamins, thank you. Sir, any treatment for plantar fasciitis in Ayurveda? Definitely plantar fasciitis की आयुर्वेद ट्रीटमेंट है। वैसे ये रोग बहुत जटिल है और ज्यादा लोगों को पेन देने वाला होता है। आप गरम कैस्टर ऑयल, गरम एरंड तेल के अंदर अपने पैर को डीप कीजिए, 15 मिनट तक उसको रखिए, ऐसा दिन में 4 बार कीजिए। तो अगर इनिशियल लेवल का प्लांटर fasciitis होगा तो आप उसमें से आपका पेन काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, और अगर ज्यादा है तो हमें कंसल्टिंग करके पूरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेट करना पड़ेगा। थैंक यू दिलीप तुलसियानी जी। गैलेक्सी A7 आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर माइग्रेन। ओके, माइग्रेन एक बहुत ही नोटोरियस डिसीज है, इसे मैनेज करना पड़ता है। 100% ट्रीटमेंट कुछ लोगों में होती है जो अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए रेडी होता है। तो गैलेक्सी A7 जिनका भी फोन है, तो माइग्रेन के लिए कंसल्टेशन करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन माइग्रेन वालों का गुस्सा जब कंट्रोल में आ जाएगा तो उनका माइग्रेन भी कंट्रोल में आ जाएगा, इतनी हिंट मैं आपको अभी दे सकता हूँ। एनी ट्रीटमेंट एंड डाइट फॉर नी जॉइंट पेन? बिल्कुल, नी जॉइंट एक बहुत ही वाइड नॉर्म है। आर्थराइटिस हो सकता है, नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, एजिंग प्रोसेस हो सकता है, रूमेटिज्म भी हो सकता है, उसमें स्वेलिंग के साथ स्वेलिंग के बगैर भी पेन हो सकता है। तो एक केस देखने के बाद ही हम नी जॉइंट पेन को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल एडवाइस नी जॉइंट पेन के लिए मैं सबके लिए यहाँ पे अवेलेबल करता हूँ। कच्चा अजवाइन, कच्चा जीरा और कच्चा मेथी दाना, इन तीनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कीजिए। खाने के तुरंत बाद एक बड़ा चम्मच गल्प करके एक घुट पानी पी लीजिए। तो ये नी जॉइंट पेन में हेल्प करेगा आपको बहुत अच्छे से। और वहां पे अगर स्वेलिंग है तो आपको बिल्कुल भी ऑयल टच नहीं करना चाहिए। कुछ लोग पेन होने के बाद वहां पे ऑयल अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर वहां पे स्वेलिंग है तो ऑयल नहीं अप्लाई करना चाहिए। लेकिन गर्म सेक आप वहां पे ले सकते हैं, हॉट फर्मेंटेशन विथ इलेक्ट्रिक बैग, या गर्म पानी का सेक भी आप वहां पे ले सकते हैं। ख्याति, टू एवरीवन, फॉर डायबिटिक पेशेंट एनी सब्स्टिट्यूट फॉर इंसुलिन? ख्याति जी, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM जिसे कहा जाता है, तो जब इंसुलिन का लेवल किसी पेशेंट को जरूरत पड़ रही हो तो हमें बहुत केयरफुली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उनको साथ में शुरू करनी चाहिए। और बहुत सारे केसेस विथ इंसुलिन जो डायबिटीज ट्रीटमेंट होता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऐड करने की वजह से इंसुलिन की मात्रा कम होना, इंसुलिन बंद होना, ये बहुत सारे केसेस में होता है। पेशेंट और पेशेंट के फैमिली को बहुत अलर्ट रह करके ये ट्रीटमेंट करना होता है।
और हम किसी भी चीज को एकदम से कभी बंद नहीं करते और डॉक्टर की एडवाइस भी साथ में लेते रहते हैं, शुगर को भी हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट डायबिटीज में इंसुलिन के साथ हम कर सकते हैं, बट इट वुड बी अ पर्सनल कंसल्टेशन। हर्षद भाई, वेरी यूजफुल, थैंक यू हर्षद भाई। बर्नआउट डिप्रेशन ट्रीटमेंट, उर्विन जी मैं समझ नहीं पाया, अब बर्नआउट डिप्रेशन जो बता रहे हैं वो कौन सी एज में है? तो डिप्रेशन में तो यही है कि उसे समझना पड़ेगा कि बंदा डिप्रेस क्यों हुआ है। बेसिक दो चीजें होती है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ और दूसरा है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सराउंडिंग। यही दो कारण किसी भी डिप्रेशन के मूल में होते हैं। तो कौन सी एक्सपेक्टेशन उन्होंने रखी हुई है अपने आप से या दूसरों से? अगर दूसरों से रखी है तो उससे तो हमें खत्म ही कर देनी पड़ेगी, और अपने आप से रखी है कोई एक्सपेक्टेशन तो उसे फुलफिल करने के लिए उनकी कॉम्पिटेंसी को हमें बढ़ाना पड़ेगा। इट विल नीड सम 4-5 काउंसलिंग सेशन। तो डिप्रेशन से बाहर आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम आसानी से डिप्रेशन में से किसी को बाहर ला सकते हैं, बट जब उसका कारण पता चल जाएगा तब ये चीज आसान हो जाएगी। जब तक आप कंसल्टिंग के लिए आए तब तक के लिए मैं दो चीजें आपको बता देता हूँ। पोमेग्रेनेट जूस, जो अनार का जूस होता है, दाड़िम जिसे कहते हैं, उसका जूस हफ्ते में 2 से 3 बार लेना चाहिए। और घर पे बनी मिठाई, होममेड स्वीट्स डिप्रेशन में बहुत यूजफुल होती है, ये आप शुरू करवा सकते हैं। ख्याति जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू ख्याति जी। गैलेक्सी A7, थैंक यू। एडमिन, कैन रूमेटॉइड आर्थराइटिस बी क्योर्ड विद आयुर्वेदा? डेफिनेटली। रूमेटिज्म की जो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट बताई है वो बहुत ही इफेक्टिव है। पेशेंट को बहुत सिंपलीफाइड तरीके से चीजों को फॉलो करना होता है। रूमेटिज्म काफी हद तक रिवर्स हो सकता है, कंट्रोल में आ सकता है, और टोटल क्योर भी बहुत सारे केसेस रूमेटिज्म के हो चुके हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। बट ये कितना पुराना है, डिसीज कितना पुराना है, और पेशेंट का विल पावर, जो चीजें बताई जाती है वो फॉलो करने के लिए वो कितने रेडी होते हैं, इस पे डिपेंड करना है। बट यस, इट कैन बी ट्रीटेड डेफिनेटली। रेड मीट टू एवरीवन, कैन ओनली आयुर्वेदिक मेडिसिन बी टेकन टू कंट्रोल डायबिटीज? देखिए, डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इसे मैनेज करना होता है। टूल कोई भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी डायबिटीज कंट्रोल डेफिनेटली होता है। इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको दूसरी दवाई लेनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट पार्ट इज एटीट्यूड। पेशेंट का एटीट्यूड हेल्थ की तरफ होना चाहिए। दवाई लेकर के अगर कोई बिंदास खाना पीना ये सब करना सोचना चाहे तो वो बहुत रिस्की हो जाता है। बट हम आयुर्वेद की जो डायबिटीज की ट्रीटमेंट करते हैं वो बहुत केयरफुली करते हैं। उसमें हर एक लेवल पे हम रिपोर्ट को मॉनिटर करते हैं, पेशेंट का काउंसलिंग होता है, एंड दिस इज अ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। डायबिटीज जो है वो लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए होता है। But yes, only Ayurved medicine can be taken under Ayurveda doctors. कार्तिक जी, I have headache every day and नींद नहीं आती रात में। ओके कार्तिक जी, सिर दर्द होगा दिन के दौरान और रात को नींद नहीं आना। जो शायर लोग होंगे, जो यंग हार्ट वाले होंगे, उनके दिल में एक सवाल आता होगा कि क्या यही प्यार है? कई बार प्यार में भी ऐसा होता है, हम किसी कंसेप्ट में जुड़ जाते हैं, हमारे दिमाग में थॉट चलते रहते हैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर। ये थॉट का कंटिन्यूअस चलना और उस थॉट के ऊपर एक्शन नहीं होना, ये चीज हेडेक और नींद ये दोनों को डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। तो जो भी थॉट आपको आते हैं उसके ऊपर अगर एक्शन हो सकता है तो ये आपके हेडेक और नींद ये दोनों का समाधान उससे मिल सकता है। तो आई वुड सजेस्ट यू, रेकमेंड यू आउटडोर स्पोर्ट्स। आप आउटडोर स्पोर्ट्स अगर कोई भी कर सकते हैं तो आपका हेडेक और रात की नींद दोनों अश्योर हो जाएंगे। और आउटडोर अगर ना हो किसी तरह से, इंडोर अगर आप टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होने से रात को नींद अच्छी आती है। और स्पोर्ट्स के अंदर आपका फोकस, आपके थॉट्स और आपका बॉडी एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, तो वो आपके हेडेक को वहां से खत्म कर देते हैं। और ये करने से भी ना हो, देन वी नीड टू गो फॉर अ कंसल्टेशन। कार्तिक जी। अंजलि चौकसी जी, हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर वी शुड ड्रिंक इन अ डे? ये पर्सनलाइज हो जाएगा। जिनकी प्रकृति पित्त प्रकृति होती है उनके शरीर में अग्नि तत्व ज्यादा होता है, तो अग्नि ज्यादा है, फायर ज्यादा है, तो कूलेंट भी ज्यादा चाहिए। तो पित्त प्रकृति वालों को नॉर्मल लोगों से ज्यादा पानी चाहिए। कफ प्रकृति वाले में शरीर में क्लेद ज्यादा होता है, मतलब ऑलरेडी पानी ज्यादा होता है,
तो उनके लिए हो सकता है दिन में 1-2 लीटर पानी से भी काम चल जाएगा। और वायु प्रकृति वाले जो होते हैं वो बड़े वर्सेटाइल होते हैं। वायु प्रकृति कोई दिन सुपर एक्टिव होती है तो दिन में 6-7 लीटर पानी भी कंज्यूम कर लेती है, और अगर वायु प्रकृति वाले पूरा दिन रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं तो वो आधा 1 लीटर पानी से भी चला लेते हैं। सो इम्पोर्टेंट इज नॉट द अमाउंट ऑफ वाटर, इम्पोर्टेंट इज व्हेन यू फील थर्स्टी। जब आपका गला सूखा लगे और आपको प्यास लगे तो पानी पी लेना चाहिए। आइडियली अभी की कोविड के सिचुएशन में जो सिंपली केयर करनी होती है, घर पे जो लोग रहते हैं, हर एक घंटे पे आधा ग्लास पानी अगर आप पी सकते हैं तो दैट वुड बी सफिशिएंट टू रन योर एंटायर डे। बट कितने लीटर, ऐसा नॉर्म आयुर्वेद की ओर से एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ठंड की सीजन में, गर्मी की सीजन में और मॉनसून में और व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार ये लीटर्स बदल जाएंगे। तो one should be alert towards the instinct of thirst. Prakriti Shah, ideally, how much weight loss per month is possible by Ayurvedic treatment? प्रकृति जी, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग उपस्थित होंगे उनमें से ज्यादातर लोगों के दिल में ये सवाल होगा, और क्या तो उनके परिवार वाले किसी ना किसी लोगों को वजन की समस्या, वेट लॉस करना है और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से करना है। 1 महीने में कितना पॉसिबल है? तो यस, ओबेसिटी के बहुत सारे पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं और अच्छे से ट्रीटमेंट भी उनकी होती है। 1 महीने में 2 से 4 किलो, इन अ मंथ 2 to 4 किलो वेट रिडक्शन इज पॉसिबल विद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। वो सिर्फ दवाई से नहीं होता, दवाई इज कंपलसरी, बट डाइट और लाइफस्टाइल भी कंपलसरी होता है। बट 2 से 4 किलो वजन हर महीने कम होता है। कांतिलाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल, थैंक यू कांतिलाल जी। And CA Charmi ji, it's great session, and thank you Charmi ji. Sandeep ji, thank you so much. Okay, so as per the screen, I have tried to cover up all the possible questions. So over to host Dishan ji, aap hai? Hetal Ben, thank you. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, you are audible. Yes, I, Divya Jain, wants to express my heartfelt gratitude on behalf of Ahmedabad branch of WRC of ICI. Thank you so much, sir, for taking up this session. This is a privilege to hear from you. You made it so relatable, and I'm sure this will be so helpful to everyone. Thanks a bunch for solving our everyone's query and enlightening valuable information. Thank you, Fenil sir and Bishan sir, for coming up with such a wonderful series. Thank you all the participants for making this session so interactive. Thank you so much, sir. Thank you Divya ji. Sir, with your permission, can we end this session here? Yeah, please. Thank you. See you soon. Thank you for inviting me. Wishing you all a very healthy and happy time ahead. Goodbye. Thank you.